बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। आज इसी सिलेबस का हम लोग लेक्चर नंबर 5 को टीच करेंगे और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दो टॉपिक कवर करवाऊंगा। वन इज द साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड और दूसरा मेरा टॉपिक होगा व्हाट आर द कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो पहला टॉपिक है इट इज अ साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जहां पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंट फील्ड से आई हुई रिसर्चेस को मिलाकर उन पे आगे पास वर्क करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल होता है। दिस फील्ड इज कॉल्ड एज द कोलैबोरेटिव फील्ड। तो साइंस क्या होती है? कोलैबोरेटिव फील्ड होती है। हम सबको पता है कि कदीम वक्तों के अंदर एक ही फील्ड हुआ करती है विच इज कॉल्ड एज द साइंस, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो साइंस को बहुत सारी फील्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि केमिस्ट्री बनाई गई, फिजिक्स बनाई गई, मैथमेटिक्स बनाई गई, बायोलॉजी बनाई गई। लेकिन आज कभी भी कोई भी हम लोग साइंस के अंदर मौजूद किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म की फील्ड से आई हुई रिसर्चेस का सहारा लेकर सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसे फील्ड जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट फील्ड से आई हुई रिसर्चेस का सहारा लेते हैं। दिस फील्ड इज कॉल्ड एज द कोलैबोरेटिव फील्ड। और कोलैबोरेटिव फील्ड को हम लोग इंटरडिसिप्लिन फील्ड भी कहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिसिप्लिन से मिलकर आगे पास सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम के फील्ड को हम लोग कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिन फील्ड कह रहे होते हैं। अब आपकी बुक आपको यह साबित करने के लिए क्या वाकई ही साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है या नहीं, तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बता रही है। आइए बढ़ते हैं अपनी पहली एग्जांपल की जानिब विच इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका गोल क्या था, मकसद क्या था, मैप एंड सीक्वेंस द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। अगर हम लोग बात करें अपनी कैरेक्टरिस्टिक की जो खूबियां होती हैं तो एक इंसान के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी ट्रेट्स होती है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। तो सर जीन्स पाए कहां पे जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं ऑन द क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस के हर सेल में तकरीबन 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है और उन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के जीन्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें क्या सर एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन पाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक क्रोमोसोम पे हंड्रेड्स ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। तो सर उन जीन्स की जो मैप होती है, यानी कि कौन सा जीन किस पोजीशन पे मौजूद है, तो उसको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, मैपिंग ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम। और हर एक जो जीन होता है डीएनए का पार्ट होता है जो कि स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग स्टडी करते जाएंगे व्हाट इज द जीन। वैसे जीन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो जीन क्या होता है, इट इज द sequence of nucleotide which is present on the DNA and control a specific trait। तो आगे बात डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेशल सीक्वेंस जो कि किसी भी ट्रेट को, किसी भी खूबी को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन कह रहे होते हैं। और जीन की पोजीशन को मैप आउट करना किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर और मैप आउट करने के बाद उसका सीक्वेंस देखना कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द जीन, दिस इज अकर इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आगे पास 20वीं सदी के अंदर स्टार्ट हुआ था और इसकी जो आगे पास तकमील थी वो 2003 के अंदर कंप्लीट हुई है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा का पूरा आगे पास 2003 के अंदर डेवलप हो चुका था। अब इस फील्ड को परफॉर्म देने के लिए, यानी कि आपके पास मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारी फील्ड से रिसर्चेस और बहुत सारी फील्ड के स्पेशलिस्ट जो माहिरीन होते हैं उनका आगे पास सहारा लेना पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि इसको हम लोग पाया तक मेल तक पहुंचाने के लिए किन किन फील्ड से हम लोगों को मदद लेनी पड़ी थी। हम लोगों को लेनी पड़ी मोलेकुलर बायोलॉजी से, हम लोगों को जेनेटिक्स से, इंफॉर्मेटिक्स से और कंप्यूटर साइंस की फील्ड और उनके माहिरीन से मदद लेने की जरूरत पड़ी ताकि हम लोग इसको पाया तक मेल तक पहुंचा सकें। अगली एग्जांपल दे रहा हूं आगे पास क्लाइमेट चेंज इन दी रिसर्च। तो आगे पास क्लाइमेट कह रहे होते हैं मौसम को चेंज, यानी कि बदलती हुई मौसमी आगे पास जो कैफियत होती है उनके लिए जो रिसर्चेस बनाई जाती है, ये भी आगे पास क्या होती है, बहुत सारी फील्ड्स के रिसर्चेस को मिलाकर वजूद में आती है। अगर हम लोग बात करें हमें किन किन फील्ड से इनका सहारा लेना पड़ता होगा, हमें लेना पड़ा होगा एटमॉस्फेरिक साइंस से, हमको लेना पड़ रहा होता है इकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से एंड सोशियोलॉजी के। तो ये सारी के सारी फील्ड से आने वाली रिसर्चेस उनके माहिरीन की मदद लेके हम लोग करते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्चेस को तैयार कर रहे होते हैं। अगली हम लोग चलते हैं आगे पास एग्जाम्पल की जानिब।
तो अगली एग्जांपल है मेडिकल रिसर्च, यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर जो रिसर्च बनाई जाती है वो भी क्या होती है, एग्जांपल है किसकी, एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की। आपकी बुक एग्जांपल दे रही है आपको कैंसर रिसर्च, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर है, आपके पास ऐसा कोई भी बायोलॉजिस्ट है जो एक कैंसर के फील्ड के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा होता है, तो उस कैंसर के फील्ड के ऊपर रिसर्च करने के लिए उसे किन 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 फील्ड्स के आगे पास सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले उससे आगे पास ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग ऐसे इंसान को कह रहे होते हैं, ऐसे आगे पास माहिरीन को कह रहे होते हैं जो कैंसर कंसल्टेंट होते हैं, यानी कि कैंसर के शोबे के स्पेशलिस्ट को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट कह रहे होती है। उसे ऑन्कोलॉजिस्ट के अलावा बायोलॉजिस्ट का सहारा लेना पड़ता होगा, बायोकेमिस्ट की जरूरत पड़ेगी, फार्माकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी और जेनेटिक्स की फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 की जानिब। तो एग्जांपल नंबर 4 आगे पास रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स बनाने वाली जो फील्ड होती है, इट इज आल्सो एन एग्जांपल, ये भी एक एग्जांपल है क्या प्रूफ करने के लिए कि साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये भी एक एग्जांपल है जो हमें साबित करके दे रही होती है कि साइंस क्या एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। इस फील्ड की जानिब से अगर कोई आगे पास पाया तक मेल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को किन किन फील्ड से सहारा लेना पड़ रहा होता है, तो हमें आपके पास जरूरत पड़ती है कंप्यूटर साइंस की फील्ड की रिसर्चेस और उनके माहिरीन से। न्यूरो साइंस की हमें जरूरत पड़ रही होती है। न्यूरो साइंस हम लोग एक ऐसी फील्ड को कह रहे होते हैं जिसमें किसी भी इंसान या किसी भी जानदार के नर्वस सिस्टम को स्टडी किया जाता है, इनके ब्रेन और स्पाइनल कोड को स्टडी किया जाता है। दिस फील्ड इज द न्यूरो साइंस। इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है और साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही होती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की जानिब, व्हिच इज द स्पेस एक्सप्लोजन। स्पेस एक्सप्लोजन की बात करें तो आगे पास ऐसी फील्ड होती है जो क्या करती है, प्लेनेट के आउटसाइड पे जाके यानी कि बाहर जाके स्पेस को एक्सप्लोर कर रही होती है। दिस फील्ड इज कॉल्ड एज द स्पेस एक्सप्लोजन। जैसे कि आपके बुक बहुत सारी इदारों के एग्जांपल दे रही है, जैसे कि नासा हो गया, आईएसएस हो गया यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करने में हम वक्त कोशा रहते हैं। इनके आगे पास पाया तक मेल तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारी फील्ड्स का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स की जरूरत होती है, प्लेनेट के साइंस के आगे पास माहिरीन की जरूरत पड़ रही होती है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, बायोलॉजिस्ट और मेडिकल फील्ड का सहारा लेना पड़ता है। अब इसी के अंदर आपके बुक ने कॉस्मोस का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। हकीकत में ये वर्ड रिलेट कर रहा होता है कॉस्मिक रे से भी, और कॉस्मिक रेज या आगे पास कॉस्मोस जो वर्ड होता है ये यूनिवर्स के साथ रिलेट कर रहा होता है। जैसे कॉस्मिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन जो यूनिवर्स से आ रही होती है, तो कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स, यूनिवर्स के किसी भी आगे पास पार्ट को एक्सप्लोर करने वाली फील्ड क्या होती है, स्पेस एक्सप्लोजन होती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, जो इसका आगे पास नाम है कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। इसके अंदर हम लोग कुरान के अंदर मौजूद कुछ ऐसी आयात का जिक्र करेंगे जो कि हमें लाइफ को स्टडी करने या लाइफ को आगे पास जो स्टडी की होती है उसको समझाने में रोल प्ले कर रही होती है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग पहली आयत की जानिब, जो कि सूरतुल अंबिया के अंदर आयत नंबर 30 का है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर जानदार को किससे तख्लीक किया है, पानी से। सर ये 1400 साल पहले कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने हर जानदार को किससे बनाया है, पानी से। तो आज की साइंस की रिसर्च कहती है कि जितने भी जानदार है, ऑल लिविंग सेल्स, हर जानदार सेल से मिलकर बना हुआ है, और हर जानदार के अंदर मौजूद जितने भी सेल्स पाए जाते हैं उन सेल में तकरीबन 60 to 90% क्या चीज पाई जाती है, पानी ही पाया जाता है। यानी कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी और एनी लिविंग थिंग्स। तो इसी तरह के पास अगली आयत की जानिब जाए तो अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वी मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पोटर। तो आगे पास अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को तख्लीक किया, किससे, मट्टी से, जस्ट लाइक, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्या बनते हैं, पोटर यानी कि कोई बर्तन बनाने वाला, मट्टी के बर्तन बनाने वाला जैसे मट्टी के बर्तन बनाता है, इसी तरह हम लोगों ने इंसानों को क्या किया है, मट्टी से बनाया है या मट्टी से तख्लीक दिया है। तो ये आगे पास आयत थी सूरत अल-रहमान की वर्स यानी कि आयत नंबर थी 14-14। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली आयत की जानिब। अगली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अल-मोमिनीन के अंदर आयत नंबर 14 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, देन फैशन विद द ड्रॉप ऑफ अ क्लॉथ, देन फैशन वी क्लॉथ अ लिटिल लैम्प, then fashion with a little lump bones, then clothe the bones with the muscles। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने बनाया क्या,
टू ड्रॉप एक कतरा किसका, नुतफा। और आगे पास उस नुतफा के कतरे को हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक लिटिल लंप यानी कि खून के लोथरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन फैशन विद द लिटिल लंप बोन्स, और फिर उस खून के लोथरे से हमने क्या बनाई, हड्डियां बनाई, बोन्स बनाई। एंड देन और फिर क्लॉथ हमने डांप दिया किसको, बोन्स को विद द मसल्स, और फिर हमने उन्हीं बोन्स को डांप दिया गया, कवर कर दिया गया किससे, मसल से। यानी कि एक नुतफा का कतरा लिया गया और उस नुतफा के कतरे को पहले खून के लोथरे के अंदर कन्वर्ट किया गया यानी कि जमे हुए खून के अंदर, फिर उस जमे हुए खून को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, बोन्स बना दिया गया, और फिर उन्हीं हड्डियों से बने हुए ढांचे को बाहर से मसल से डांप दिया गया, कवर कर दिया गया, तो इंसान की क्या हुई, तकमील हो गई। तो यह हवाला था सूरत अल अंबिया अल मोमिनीन का, आयत नंबर 14। आइए बढ़ते हैं अपनी लास्ट आयत के जानिब, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह हैथ क्रिएट एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, बेशक खुदा ने हर जानदार को बनाया है किससे, पानी से। देन फिर some of them creep up over their bellies, others walk on the two legs and others on the four. Allah creates what he pleases, surely Allah is most capable of everything. तो यह हवाला था सूरह अल नूर का, आयत नंबर 45 के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, कि बेशक अल्लाह ने ही क्या किया है, तमाम के तमाम जानदारों को, एनिमल्स को किससे बनाया है, पानी से। अदर्स वॉक ऑन सम, देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज, फिर उनमें से कुछ क्या करते हैं, क्रीप, रेंगते हैं किस पे, देयर बेलीज, अपने एब्डोमेन, अपने आगे पास पेट को, तो अपने पेट को बेस बना के रेंगते हैं यानी कि क्रीपिंग कर रहे होते हैं। अदर्स वॉक ऑन द टू लेग्स, उनमें से कुछ जो एनिमल्स बनाए उनमें से कुछ दो पांव पे चलते हैं। एंड अदर्स ऑन द फोर, और उनमें से कुछ चार पांव पे यानी कि चौपाए हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह हर वो काम करता है, हर उसे तख्लीक करता है जो वो चाहता है। श्योरली, यकीनन, कोई शक नहीं है, बिलाशुबा, अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ द एवरीथिंग, बेशक कोई शक नहीं है कि अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ द एवरीथिंग, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक इन विच वी स्टडी द साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड एंड स्टडी द कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।